प्यारों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रोमन राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विचार, लेक्चर नंबर 88। जैसा कि हमने यहाँ नोट भी किया है, रोम का राजनीतिक चिंतन महत्वपूर्ण विचार। जी स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यदि हमें पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को गहराई के स्तर पर समझना हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्रमबद्ध रूप में इसको समझें। मैंने सबसे पहले आपको यूनानी राजनीतिक चिंतन समझाया, जिसमें कि हमने सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की चर्चा की। अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु कौन है बेटा? सुकरात। राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो हैं और राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। अब यूनानी राजनीतिक चिंतन समझने के बाद में हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि रोमन राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है। जैसे यूनानी राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु क्या था बेटा? नगर राज्य, सिटी स्टेट। इसी प्रकार से आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोमन राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है। तो रोमन राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र बिंदु है बेटा, वो है क्या? कानून। क्या है बेटा? कानून। और नगर राज्य समाप्त हो जाते हैं और रोमन राजनीतिक चिंतन की जो धुरी है वह साम्राज्य है। तो विशाल साम्राज्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने कानून संबंधी विचार दिए हैं। आज का लेक्चर इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आज का लेक्चर आप समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, रोमन राजनीतिक चिंतकों के अंतर्गत जितने भी चिंतक हैं, रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जितने भी चिंतक हैं, जैसे कि पोलिबियस है, सिसरो है, सेनेका है, ये तीन महत्वपूर्ण हैं। आप सभी रोमन राजनीतिक चिंतकों के चिंतन को आसानी से समझ सकते हैं। शर्त यही कि आज का लेक्चर आपकी समझ में आना चाहिए। इसलिए आप सबसे पहले अपना रजिस्टर उठाइएगा, पेन लीजिएगा। जिस तरह से मैं आपको समझाऊं उस तरह से आप समझते चलिएगा और साथ में नोट भी कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, रोम का राजनीतिक चिंतन महत्वपूर्ण विचार, लेक्चर नंबर 88। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसकी मदद से आप यूनानी राजनीतिक चिंतन और रोमन राजनीतिक चिंतन को आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा है यूनानी नगर राज्य नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों के कारण यूनान में नगर राज्य धीरे धीरे नष्ट हो गए। अब जैसे ही यूनान में नगर राज्य नष्ट हो जाते हैं तो फिर सभ्यता का जो केंद्र है वो रोम बन जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें यही तो क्रमबद्धता है। जब तक आप क्रमबद्धता को नहीं समझेंगे ना, तब तक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन नहीं समझ पाएंगे। यूनानी नगर राज्य समाप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों के कारण है। अब उस समय की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन परिस्थितियों ने बाध्य किया कि भाई सभ्यता का जो केंद्र है वो रोम बन गया। मैंने क्या लिखा है यहाँ? सभ्यता का केंद्र रोम बन गया। और जब सभ्यता का केंद्र रोम बन जाता है तो रोम के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो ये नगर राज्य नष्ट होते हैं, नगर राज्यों के स्थान पर साम्राज्य के रूप में, एक विशाल साम्राज्य के रूप में सभ्यता विकसित होती है। मैंने यहाँ लिखा भी है, साम्राज्य के रूप में सभ्यता विकसित होती है। साम्राज्य के रूप में सभ्यता विकसित होती है। नगर राज्य का स्थान विशाल साम्राज्य ले लेते हैं। यूनान के अंतर्गत नगर राज्य, रोम में विशाल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक एक बात को क्रम से समझते हैं। बेटा, मैं पुनः कह रहा हूँ कि यदि आपको रोमन राजनीतिक चिंतन को समझना हो तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो पॉइंट्स रूप में ली हैं, इन सबको समझ जाइएगा। आप पोलिबियस, सेनेका, सिसरो इत्यादि जितने भी रोमन राजनीतिक चिंतक हैं, इनके राजनीतिक चिंतन को आसानी से समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 आप नोट करते चले मेरे साथ साथ। मैंने यहाँ गागर में सागर भरने वाली बातें ली हैं। हाँ, हम ये
रोमन राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण विचार समझाएं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहे हैं। बेटा, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था मेरे विद्यार्थियों आपके लिए? बेटा यस, जितेंद्र, धर्मेंद्र नोट करें। गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था गांधी जी ने? गांधी जी ने कहा था कि आप अपना जीवन ऐसे जिए जैसे अभी मौत आने वाली है, और सीखें, समझें और योगदान इस रूप में दें। क्या बोला है मैंने? सीखें, समझें और योगदान इस रूप में दें कि आपका जीवन अनंत है। आपके जीवन की कोई आयु नहीं है, आप हजारों हजारों साल जिएंगे। इतना सीखो, समझो, अध्ययन करो, पढ़ाई करो, इतना योगदान दो समाज को। समझ गए? मतलब आपको अपना जीवन जीना ऐसे है जैसे कि अभी मौत आने वाली है। इतना हंसी खुशी प्रसन्नता से जीवन जिए, परिस्थितियां कितनी कठिन क्यों ना हो, बेकार क्यों ना हो, लेकिन हंसते मुस्कुराते रहिएगा। और सीखना, समझना, अध्ययन करना, इतना ज़्यादा करना, इतना ज़्यादा करना जैसे कि ये जिंदगी अनंत है, बेअंत है, इसका कोई अंत नहीं होगा। इस रूप में सीखो, समझो आप। तो आप मेरे विद्यार्थी हैं ना, तो आप इसी रूप में अध्ययन कीजिएगा। चलिए पॉइंट नंबर 1, यस, रोम ने दार्शनिक विचार यूनान से ही प्राप्त किए। अब जरा देखिएगा, पहला पॉइंट लिखेंगे, रोमन राजनीतिक विचारकों ने, रोम ने दार्शनिक विचार यूनान से ही प्राप्त किए। मतलब यूनानी सभ्यता का केंद्र बिंदु, यूनानी राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु नगर राज्य था। अब नगर राज्य के अंतर्गत यूनानी राजनीतिक चिंतकों के द्वारा अनेकों ऐसी संकल्पनाएं दी गई, जिन संकल्पनाओं का आधार बनाकर ही रोमन राजनीतिक चिंतकों ने अपने राजनीतिक विचार दिए हैं। तो कुल मिलाकर आप यहाँ ये समझेंगे कि रोम ने अपने दार्शनिक विचार यूनान से ही प्राप्त किए थे। मतलब यूनानी राजनीतिक चिंतन से ही रोमन राजनीतिक चिंतकों ने अपने विचार, अपनी संकल्पनाएं ग्रहण की है, आधार उसी को बनाया है। इसलिए मैंने आपको कहा था, इस दुनिया में वाद केवल दो ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। जो कल्पना की बात करता है वो प्लेटो का अनुयायी है, जो यथार्थ की बात करता है वो अरस्तु का अनुयायी। वाद केवल दो ही है, प्लेटोवाद, अरस्तुवाद। फिर भले ही आप रोमन राजनीतिक चिंतन समझेंगे, हैं, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन समझेंगे, आधुनिक राजनीतिक चिंतन समझेंगे, जब तक आप प्लेटो अरस्तु को नहीं समझेंगे तब तक आप पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को समझ ही नहीं सकते। इसलिए मैंने प्लेटो और अरस्तु के ऊपर अनेकों लेक्चर अपलोड किए हैं, आप क्रम से एक एक देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, बेटा हमने यहाँ लिखा है कि महत्वपूर्ण देन सकारात्मक कानून है। अर्थात रोमन राजनीतिक चिंतकों की जो सबसे महत्वपूर्ण देन है, ये आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण देन है, सबसे महत्वपूर्ण देन है, वो सकारात्मक कानून है, पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक कानून है। अब सकारात्मक कानून है तो इस सकारात्मक कानून की अवधारणा या संकल्पना के द्वारा ही रोमन राजनीतिक चिंतकों के द्वारा राजनीति शास्त्र या राजशास्त्र और नीति शास्त्र को पृथक किया गया। मतलब इस सकारात्मक कानून के आधार पर ही, इस सकारात्मक कानून की संकल्पना के आधार पर ही रोमन राजनीतिक चिंतकों के द्वारा राजशास्त्र और नीति शास्त्र का पृथक्करण किया गया। आप जरा देखिएगा, यूनानी राजनीति दर्शन के अंतर्गत ये काम किसने किया था? अरस्तु ने। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का पृथक्करण किया था ना। यही काम वास्तव में देखा जाए तो जो है रोमन राजनीतिक चिंतकों के द्वारा भी किया जा रहा है। ठीक है बेटा। तीसरी बात है, राज्य समाज में अंतर स्थापित किया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा। यूनानी राजनीति दर्शन के अंतर्गत राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया गया। क्या कहा है मैंने? राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया गया। प्लेटो और अरस्तु ने राज्य और समाज में कतई अंतर नहीं किया, बिल्कुल अंतर नहीं किया। लेकिन रोमन राजनीतिक चिंतकों के द्वारा राज्य और समाज में अंतर स्थापित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात नोट करने की है ये कि यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य समाज में अंतर स्थापित नहीं किया गया, जबकि रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य और समाज में
राज्य और समाज में अंतर स्थापित किया गया। नोट करना है ये बात, यदि आपको पश्चिमी राजनीतिक चिंतन समझना हो तो। और आधुनिक समय में राज्य और समाज में अंतर माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनान में राज्य और समाज में अंतर नहीं माना जाता था, यूनानी राजनीतिक दर्शन में राज्य समाज में अंतर नहीं माना जाता था, जबकि रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य और समाज में अंतर माना जाता था। और आधुनिक राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत, आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य और समाज में अंतर माना जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4, यस, राज्य के कानूनी व्यक्तित्व और राजनीतिक प्रभुता के विचार का सूत्रपात। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, राज्य के कानूनी व्यक्तित्व, कि राज्य एक कानूनी व्यक्ति है, राज्य एक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? कानूनी व्यक्ति है। राज्य को कानूनी व्यक्ति माना है, तो राज्य एक कानूनी व्यक्ति है। राज्य का कानूनी व्यक्तित्व और राजनीतिक प्रभुसत्ता के जो विचार हैं, इन विचार का सूत्रपात रोमन राजनीतिक चिंतकों के द्वारा ही किया गया है। ये आपको नोट करना है। ठीक है बेटा, नोट करो आप। 4 बातें हो गई। नेक्स्ट 5 बेटा, मैं पुनः कह रहा हूँ, ये लेक्चर मैंने इस रूप में तैयार किया है कि मैं मेरे बेटों को, मेरे विद्यार्थियों को पश्चिमी राजनीतिक चिंतन बेहतर तरीके से समझा सकूं। इसलिए मैं प्रतिदिन इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूं, इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूं कि कोई बात छूट ना जाए। भले ही लेक्चर कितने अपलोड करने पड़े मुझे, लेकिन मैं संपूर्ण राजनीति विज्ञान आपको क्रमबद्ध रूप में समझाऊंगा। जितने भी आपके पेपर हैं, भले ही वो स्नातक स्तर की बात है, स्नातकोत्तर स्तर की बात है, यूजीसी नेट, यूपीएससी, जो भी है, पॉलिटिकल साइंस, गंभीरता से हम आपको समझाएंगे। अभी तक मैंने लगभग 1400 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। बाकी मैं कंटिन्यू इस रूप में प्रतिदिन आपके लिए एक एक लेक्चर लाता रहूँगा। पॉइंट नंबर 5 बेटा, अब जरा ध्यान देंगे। रोमन राजनीतिक चिंतन की जो महत्वपूर्ण देन है वो ये भी है कि राज्य और व्यक्ति के बीच सीमा रेखा खींची गई। मतलब वास्तव में देखा जाए तो रोमन राजनीतिक चिंतकों के द्वारा राज्य और व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, राज्य और व्यक्ति के बीच सीमा रेखा खींची गई है। सीमा रेखा खींची गई, इसका मतलब क्या है कि दोनों के, मतलब राज्य और व्यक्ति के, यस, राज्य और व्यक्ति के, मतलब राज्य की जो है सत्ता कितनी हो, व्यक्ति के कौन कौन से कर्तव्य हों, व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा राज्य के द्वारा की जाए। मतलब दोनों, अर्थात राज्य और व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए गए। तो ध्यान दें, दोनों अर्थात व्यक्ति और राज्य के अधिकार और कर्तव्यों को मान्यता दी गई। मतलब रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति और राज्य की अधिकार और कर्तव्यों को मान्यता दी गई। जरा ध्यान दीजिएगा कि राज्य का क्या कर्तव्य हो और व्यक्ति के क्या अधिकार हो। और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा। जब व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा राज्य करेगा तो राज्य की सत्ता की सीमा निर्धारित हो जाती है। और इसी के साथ में व्यक्ति के क्या कर्तव्य होंगे, व्यक्ति के क्या कर्तव्य होंगे, ये भी निश्चित किया गया है। राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, निश्चित किया गया है। व्यक्ति के अधिकार होंगे, निश्चित किया गया है। राज्य के अधिकार होंगे, निश्चित किया गया है। किसके द्वारा? रोमन राजनीतिक चिंतकों के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 6 बेटा, 6 नंबर पर बात ये आती है कि राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य अधिकारों की रक्षा करना था। जरा ध्यान दीजिएगा, रोमन राजनीतिक जो चिंतक हैं जैसे कि पोलिबियस, सिसरो, सेनेका हैं, ये कह रहे हैं कि राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य अधिकारों की रक्षा करना था। मतलब राज्य का जो अस्तित्व है, राज्य अस्तित्व में है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। तो आप नोट करेंगे, राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना था। मतलब रोमन राजनीतिक चिंतकों का कहना है कि भी राज्य अस्तित्व में तभी तक रहेगा जब तक राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने में सफल होगा। यदि राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने में सफल नहीं होगा तो राज्य का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। ये रोमन राजनीतिक विचारक कह रहे हैं। अब इस तरह राज्य की सत्ता की सीमा निर्धारित कर दी गई। मतलब जब रोमन राजनीतिक चिंतकों ने ये कहा कि भी राज्य का अस्तित्व का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है, और यदि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने में राज्य सफल नहीं होता है
तो राज्य का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अब जब ये बात रोमन राजनीतिक चिंतकों ने कही है तो इस तरह से, मतलब ये बात जो कही है इस तरह से राज्य की सत्ता की सीमा निर्धारित कर गई। मतलब यहाँ राज्य की सत्ता की सीमा निर्धारित कर दी गई है कि भाई राज्य की सत्ता की सीमा ये है, क्या है कि भाई ये व्यक्ति के अधिकारों की जो है रक्षा करे। अगर व्यक्ति के अधिकार रक्षा नहीं कर पाएगा तो राज्य के अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है, राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसके द्वारा राज्य की जो सत्ता है, सत्ता की सीमा निर्धारित कर दी गई। किसके द्वारा? रोमन राजनीतिक चिंतकों के द्वारा। इसके बाद में हमने यहाँ लिखा है इसी बात के आधार पर कि राज्य की सत्ता की सीमा निर्धारित कर दी गई। क्या सीमा निर्धारित की गई? कि राज्य व्यक्ति के अधिकारी की रक्षा करे। ठीक है। अब ये जो सीमा निर्धारित की गई, इस सीमा के आधार पर ही रोमन कानून की प्रणाली अपने सारे के सारे विचार इसके आधार पर देती है। जैसा कि हमने नोट किया, रोमन कानून की प्रणाली इसी संकल्पना पर आधारित थी। मतलब रोमन कानून की जो प्रणाली है, जो रोम के अंतर्गत लॉ सिस्टम है, कानून व्यवस्था, कानून प्रणाली है, वो इसी संकल्पना पर आधारित थी। कौन सी संकल्पना पर आधारित थी बेटा? इस संकल्पना पर आधारित थी कि भाई राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना था और राज्य की सत्ता की सीमा इसके द्वारा निर्धारित की गई। अब राज्य की सत्ता की जो सीमा निर्धारित की गई है, राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना है, इसी संकल्पना पर जो है रोमन कानून की प्रणाली आधारित थी। और रोमन राजनीतिक चिंतन की जो महत्वपूर्ण देन है, जो विरासत है, वो क्या है बेटा? कानून, सकारात्मक कानून, कानून की प्रणाली। और ये कानून की प्रणाली इस संकल्पना पर आधारित है। संपूर्ण कानून की प्रणाली किस पर? राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना था। ये राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना था और राज्य की सत्ता की सीमा इसके आधार पर निर्धारित की गई थी। ठीक है। इसके बाद में रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं, रोमन राजनीतिक विचारक हैं, उसमें 3 का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इनकी हम चर्चा क्रम से करेंगे। मतलब जितने भी रोमन राजनीतिक विचारक हैं उन सभी को हम क्रमबद्ध रूप में आपको समझाएंगे, लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिशन की दृष्टि से: पोलिबियस, सिसरो और सेनेका। आप नोट कर लेंगे, पोलिबियस, सिसरो और सेनेका। अब आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा विचारक रोमन राजनीतिक चिंतन से संबंधित है? तो मान लीजिएगा उसके अंतर्गत एक नाम दे दिया पोलिबियस और इसके बाद हम नाम दे देते हैं सुकरात, प्लेटोरस। तो आंसर क्या होगा आपका? पोलिबियस। ठीक है बेटा। तो इस रूप में आपसे जो है किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका रोम का राजनीतिक चिंतन, महत्वपूर्ण विचार। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ लेना है। ये लेक्चर समझने के बाद में आप जितने भी रोमन राजनीतिक विचारक हैं उन सबको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। ठीक है। तो मुझे विश्वास है आज का लेक्चर आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।